योजना से जुड़ा हुआ प्लस बकरी फार्म से जुड़ा हुआ, बकरी पालन से जुड़ा हुआ, अपनी ट्रेनिंग जितनी की है, इस ट्रेनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको पहले भेजने होंगे। तो उन क्वेश्चनों को क्या है कि मैं वीडियो में शामिल कर सकूं, ठीक है। और एक जो परसों वीडियो बनाएंगे, आपके क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाएंगे। आप इस वीडियो के नीचे, इस वीडियो में नीचे कमेंट में आपने क्वेश्चन लिखे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें शामिल करने की कोशिश करूंगा परसों वाले वीडियो में। और आपका नाम और स्टेट का नाम भी बताऊंगा, और आपने ये सवाल पूछा है और आपका जवाब भी दूंगा मैं, ठीक है। तो आज वाली वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है और अपने क्वेश्चन भी कोई है पूछना है। थैंक यू, धन्यवाद। जो भी आप कहना चाहते हो कमेंट में कहें, परसों इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाएंगे। काल राम राम, आदाब किसान भाइयों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है निसार इंडियन के यूट्यूब चैनल पर। और राजस्थान से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, जम्मू कश्मीर से, यानी कि लगभग सभी स्टेट से अपनी वीडियो देखे जा रहे हैं। जब आपने कमेंट किया तब मेरे को पता चला कि ऑल इंडिया से मेरे अपने वीडियो देखे जा रहे हैं। सभी लोग इस ऑनलाइन फ्री क्लास में जुड़े हुए हैं, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बकरी पालन के बारे में दी जा रही है। दोस्तों, आज अपनी 5वीं क्लास है, 4 क्लास हो चुकी है। किसी ने भी अगर पिछली 4 क्लास नहीं दिखी है तो अपने YouTube चैनल पर जाकर लास्ट की जो 4 क्लास हैं वो देख सकते हैं शुरू से, और बहुत अच्छी जानकारी आपको उसमें मिलेगी। रोगों के बारे में, नुकसान के बारे में, उनका इलाज कैसे करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है बकरी पालन में, उन सब की जानकारी आपको अपने पिछले 4 वीडियो में मिलेगी। आज अपने रोग है वो लगभग समाप्त हो जाएंगे आज की क्लास में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले रोग हैं, उन 3-4 रोग की अपनी चर्चा करेंगे। इसी के साथ अपने रोग है वो बकरियों के आज ख़त्म हो जाएंगे। और इन सब का जो नॉलेज है आपको होना चाहिए। कोई भी बकरी फार्म करे, चाहे आपके घर पर 5 बकरियां हो या 100 बकरियों का फार्म करें या 500 बकरियों का करें, आपको बकरियों की बीमारियों का नॉलेज होना ज़रूरी है। क्यों? सबसे ज़्यादा नुकसान है वो बीमारी की वजह से ही होता है, उसकी वजह से ही मरती हैं बकरियां। तो उनकी सावधानी भी आपको पता होना चाहिए और जानकारी आपको होनी चाहिए। अपने वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में उनके पास नोटिफिकेशन न जाए, अपना वीडियो उनके पास न पहुंचे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऊपर घंटी का जो आइकन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, और जिस तरह आपने पीछे कमेंट किया है उसी तरह इस वीडियो पर भी कमेंट करके आपको बताना है कि आप कौन से स्टेट से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, ठीक है। और आप कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं। अपने एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें आपके जो सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, उनको शामिल करेंगे और उसमें उस सवालों पर डिस्कस करें, उनका जवाब दूंगा मैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछें। जब क्लास लाइव चल रही है उस समय भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इधर लाइव चैट के अंदर आप कमेंट करें, अपना स्टेट का नाम, अपना नाम, खुद का नाम बताएं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो 2-3 रोग हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपना जो पहला रोग है आज बकरियों का वो है आफरा। ये कॉमन बीमारी है दोस्तों। आफरे की बीमारी है वो बकरियों में, हर पशु में कॉमन बीमारी है। तो आज तक आपको पता चला कि आफरा क्यों आता है और किस वजह से आता है, हम कैसे इसका इलाज करें। तो आफरे की समस्या है आज अपने खत्म कर देंगे। इसका घरेलू उपाय भी बताऊंगा मैं, मेडिसिन भी बताऊंगा, और इसका क्या नुकसान है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आफरा अपना ज़्यादातर आफरा आने का कारण है कि जो हरा चारा, भिगा हुआ हरा चारा है उसकी वजह से, और सड़ा गला चारा है, गंदा फंगस लगा हुआ चारा है वो खिलाने से, और ज़्यादा अनाज खिलाने से, यानी ज़्यादा, हद से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा अनाज खिलाने से भी आफरा आ जाता है। कई बार बकरियां देखो खुल के घर में अचानक कोई अनाज वगैरह बाहर सूख रहा हो तो उसको खा जाती हैं, तो उनको आफरा आ जाता है। तो ये 3-4 कारण आफरा आने के। एक तो आप घर पर भी इलाज कर सकते हो आफरे का। कैसे? बकरी के ऊपर वाले, आगे वाली जो पैर है उसको ऊपर की तरफ रख के किसी ऊंचाई वाली जगह पर रख के, या ऊपर हाथों में, पैरों में पकड़ के आप और उसके पैर की, उसकी पेट की मालिश कर सकते हो आप। धीरे धीरे पेट की मालिश करोगे तो उसकी गैस है पेट की वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। एक तो ये इलाज हो गया। अब इसके अलावा अपने उसको दवाई कौन कौन सी दे सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक तारपीन का तेल आता है, तारपीन का तेल। तो एक तो वो हो गया तारपीन का तेल, 10 से 15 ग्राम आप तारपीन का तेल ले लीजिए, और 2 ग्राम आप हींग ले लीजिए, हींग मिल जाती है, 2 ग्राम आप हींग ले लीजिए, और 70 ग्राम आप अलसी का तेल, अलसी का तेल, ठीक है ना। 3 चीज हो गई, तारपीन का तेल 10 से 15 ग्राम, और 2 ग्राम हींग, और अलसी का तेल 70 ग्राम। इनको मिला के आप और उस पशु को दीजिए। सावधानी क्या रखनी है इसमें कि उसकी श्वसन नली में ये घोल न चला जाए। अपने को खाने वाली नली में देनी है, सांस नली में। जीभ दबा के आपको ये दवाई नहीं देनी है। जीभ दबाओगे तो उसको सांस वाली नली में ये दवाई जाने का चांस रहता है। तो आप ऐसे
दोनों तरफ से अंगुली डाल के ऐसे गलाफ में, यहाँ दांत नहीं होते उनके, तो यहाँ से आप शीशी या बोतल डाल के आप दवाई दे सकते हैं। या बड़ी जो सिरिंज आती है जिससे आप इंजेक्शन लगाते हैं, उस सिरिंज के आगे से वो जो सुई है वो निकाल के और सिरिंज से आप भर भर के वो भी गलाफ में दाब के उससे भी आप उनको पिला सकते हैं। तो ये तरीका आपको अपनाना है। इससे आपका 99% आपका जो बकरे का आफरा है वो दूर हो जाएगा। और अगर ज़्यादा अनाज खाने से उसको आफरा है तो एक बार उसको आपको कुछ नहीं देना है, दवाई के अलावा आपको दूसरा चारा नहीं देना है, पानी नहीं पिलाना है, एक बार उसको चराना नहीं है, ठीक है ना, जब तक वो ठीक नहीं हो तब तक। और ध्यान रख लोगे, अगर इसके बाद भी अगर आफरा दूर नहीं होता है तो आप डॉक्टर को बुला के, एक ट्रोकर कैनुला होती है, ट्रेकर कैनुला, वो पेट में डाल के कैसे भी डाल के वो उनकी गैस है वो बाहर निकाल देते हैं, पेट की गैस को। तो डॉक्टर को बुलाकर भी आप गैस से बाहर निकलवा सकते हैं। ठीक है, ये थी अपनी आफरे की समस्या। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आफरे वाले का। ठीक है, फिर हम दूसरे बकरे की दूसरे जो रोग है उसकी बात करते हैं। अब अपने जो रोग आते हैं अंतर परजीवी और बाह्य परजीवी। ठीक है, ये तो थे अपने लगभग बैक्टीरिया वायरस जनित रोग थे। अब कई परजीवी भी होते हैं, जैसे फित्ताकृमि है, गोलकृमि है, उनकी वजह से भी बकरियों में बीमारियां आती हैं, जूं चिचड़ है, उन सब की जो बीमारियां हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा और उनका इलाज भी बताऊंगा। अब अपने अगला है परजीवी रोग। परजीवी वो ऐसे जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर रह के अपना जीवन यापन करते हैं, उनको परजीवी बोलते हैं। ठीक है, और ये परजीवी शरीर के ऊपर भी रह सकते हैं, बाह्य जीवी बोलते हैं इनको। जब पेट के अंदर रह के नुकसान पहुंचाए तो उनको अंतर्जीवी बोलते हैं, और शरीर के ऊपर रह के जीवन यापन करें उनको बाह्य जीवी कहते हैं। बाह्य जीवी में जूं चिचड़ी आ गए, अंतर्जीवी में ये जो गोलकृमि, फित्ताकृमि, हिमंस, कोक्सीडिया, ये 4-5 हैं। ये अंतःपरजीवी पेट में जाके उनके आंतों में चिपक जाते हैं और उसको मतलब उसके आंतों में इन्फेक्शन कर देते हैं, उनका ब्लड आना शुरू हो जाता है, दस्त लगने शुरू हो जाते हैं बकरियों को, तो कमज़ोर कर देते हैं, खून की कमी आ जाती है, हड्डियाँ दिखने लग जाती है बकरियों की। तो इसका क्या इलाज है, कैसे आप इलाज कर सकते हो? सबसे पहले अपने देखते हैं कोक्सीडिया। मैंने 4 बताए, इसमें जो अंतःपरजीवी हैं पेट में रह के जीवन यापन करते हैं, बकरियों को नुकसान पहुंचाते हैं, फित्ताकृमि, गोलकृमि, हिमंस और कोक्सीडिया। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं ये रोग क्यों होता है। गंदा पानी पिलाने से और गंदा खाना खिलाने से होता है। ज़्यादातर ये पानी में पाए जाते हैं और उसमें इसके जो बीज है, प्रोटोजोआ इनके बीज हैं, इन जो फित्ताकृमि, गोलकृमि, इनके छोटे छोटे जो इनको बीज बोलते हैं, जो प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं पानी के अंदर, और शरीर में जाके ये अपनी नस्ल बढ़ा लेते हैं, अपना जो साइज आकार, जैसे अंडे में से कोई बच्चा निकलता है वैसे शरीर में जाके अपनी वृद्धि करना शुरू कर देते हैं और आंतों में चिपक जाते हैं। तो गंदा पानी पशुओं को कभी मत पिलाना। काफ़ी टाइम से पानी पड़ा है खेड़ में, तो साफ सफाई पानी की रखना बहुत ज़रूरी है। और गंदा खाने से भी, खराब खाना खाने से भी ये परजीवी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे दस्त लगते हैं, अधिक दस्त लगते हैं, बहुत ज़्यादा। अधिक दस्त लगने से शरीर में कमजोरी आ जाती है और इलाज नहीं करते तो पशु की मौत भी हो जाती है। ठीक है, कारण इसका गंदा पानी, दूषित चारा, मैंने आपको बता दिया। इसका इलाज क्या है? अब जो कोक्सीडिया से अगर अधिक दस्त लग रहे हैं बकरी के, तो इसका हम इलाज कैसे करेंगे? इसमें 0.2 ग्राम सल्फामेथाजिन ये दवाई है, ये आप बकरी को घोल में घुला के दे सकते हैं। इसके अलावा एम्प्रोसाल, ये 20% घोल 100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम पानी में मिला के, 20% का घोल। ये दवाई आती है अलग अलग परसेंट की, आप 20% लेके आओगे एम्प्रोसाल, और उसको 100 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में मिलाना है। 100 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में, और ये दवाई आप उसे घोल को आप बकरी को पिला सकते हैं। कम मिला सकते हैं, यानी आपको 250 ग्राम पानी लेना है तो इसकी 100 मिलीग्राम की 25 मिलीग्राम कर लीजिए आप। ठीक है, कम कर सकते हैं, आप पिला देंगे। ये 3-4 दिन दोगे तो उसके दस्त है वो रुक जाएंगे। ठीक है, सावधानी क्या है? बाड़े की सफाई रखनी है और पशु है वो कम रखने, एक जगह पर कम रखने हैं। इसीलिए तो आजकल जो वैज्ञानिक तरीका है बकरी पालन का, उसमें आपके बाड़े में अलग अलग उसके पार्टीशन कर दिए जाते हैं, 4-5 टाइप अलग अलग कर दिए जाते हैं। बड़े बकरों के लिए अलग, छोटे जो बच्चे हैं अभी जन्म लिए उनके अलग, प्रेग्नेंट बकरियों के लिए अलग, ब्याने वाली बकरियों के लिए अलग, और जो एकदम युवा बकरियां उनके लिए अलग। 4-5 पार्टीशन है आपको बाड़े में रखना बहुत जरूरी है। वो इसी वजह से जरूरी है क्योंकि ये जो फित्ताकृमि और ये होते हैं, ये टूट टूट कर मिंगनियों के द्वारा, इनके द्वारा बाहर आते रहते हैं और दूसरे पशुओं में भी प्रवेश कर जाते हैं पानी के द्वारा, कैसे भी इनमें। और दूसरा है इसमें कोक्सीडिया, ये तो कोक्सीडिया से होने वाली जो दस्त थे वो थे। दूसरा हिमंकस। हिमंकस ऐसा होता है जो कटाव शुरू कर देता है आंतों में, शरीर में जाकर। ये भी अंतःपरजीवी है, कटाव शुरू। देसी भाषा में बोले तो पेट के अंदर ये कीड़े जिसको बोलते हैं, कीड़े पड़ गए तो हिमंकस है। इसकी वजह से वो कटाव शुरू करने से खूनी दस्त शुरू हो जाते हैं, यानी दस्त लगेंगे बकरी के, खून के लगेंगे। खून के लगे तो ये सोच लेना कि ये हिमंकस जो है, हिमंकस है जो अंतःपरजीवी, इसके द्वारा ये दस्त है वो लग रहे हैं, जिसमें ब्लड आ रहा है। और साधारण ब्लड जो दस्त लग रहे हैं जिसमें ब्लड नहीं आ रहा है, ज़्यादा दस्त लग रहे हैं, तो अधिक बदबूदार
अधिक बदबूदार साधारण दस्त लग रहे हैं तो ये सोच लेना वो कोक्सीडिया की वजह से, और खून के दस्त लग रहे हैं तो ये सोच लेना हिमंक्स की वजह से। हिमंक्स में अलग दवाई दे लेनी है आपको और कोक्सीडिया में अलग दवाई देनी। कोक्सीडिया का मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है ना, ये सल्फोसिस। ये अब अपने बात करें हिमंक्स की, इसका इलाज है नीलवर्म दवाई आती है, 10 से 15 ग्राम उसको मिलीग्राम लेना है प्रति किलोग्राम पानी में। 10 से 15 मिलीग्राम प्रति केजी, यानी 1 किलो पानी में 10 से 15 ग्राम दवाई मिलानी है। तो आप उसका मात्रा कम कर सकते हो, पानी का 3 हिस्सा कम करके, दवाई का भी 3 हिस्सा कम करके, और थोड़ा घोल बना के आप बकरियों को दे सकते हो। एक आती है पेनाकुर दवाई आती है, पेनाकुर, ठीक है। पेनाकुर दवाई भी आप उनको 4 से 5 मिलीग्राम प्रति किलो पानी में अंदर, ठीक है। पानी का 5 भाग कर लीजिए, 200 ग्राम पानी रख लीजिए, और दवाई का भी आप 5 भाग कर लीजिए। 5 ग्राम है तो उसको 5 भाग में 1 ग्राम डाल लीजिए, 200 ग्राम पानी में 1 मिलीग्राम है ये दवाई डाल लीजिए पेनाकुर, और आप उसको बकरियों को दे सकते हैं। खूनी दस्त है वो रुक जाएंगे। ये 2 दवाई हैं खूनी दस्त के लिए, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना अगर खूनी दस्त लग रहे हैं तो ये 2 दवाई आपको देनी है। अब बात करते हैं अपने तीसरा है फित्ताकृमि, गोलकृमि, फित्ताकृमि। इनकी सेम ही सिचुएशन है, ये एक ही तरीके के लक्षण उत्पन्न करते हैं। फित्ताकृमि में आपको क्या इलाज करना है, इसमें फित्ताकृमि पशुओं के साथ साथ इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये फित्ताकृमि फित्ते जैसा होता है, चपटा और आंत में चिपका रहता है, और शरीर में इसका, जैसे मांस खाते हैं इंसान, मटन खाते हैं बकरों का, तो उसके साथ इंसान के शरीर में भी चले जाते हैं, उनके आंत में भी जाके चिपक जाते हैं, बच्चे देना शुरू कर देते हैं। और इंसान कई बार होते हैं ना, खाता तो बहुत है लेकिन पांग रहे को नहीं, यानी मोटा नहीं हो रहा है, तो उसके शरीर में भी ऐसे फित्ताकृमि प्रवेश कर जाते हैं, मांसाहारी है तो उसकी वजह से भी इंसान को भी ये प्रॉब्लम करता है फित्ताकृमि, और पशुओं को भी करता है, ठीक है। अपने पशुओं में ऐसा इंसान को करता है तो इंसान क्या, तो आप इंसानी डॉक्टर के पास जाएं, उनसे इलाज करवाएं। बकरियों का मैं बता देता हूं कि बकरियों को आपको फित्ताकृमि अगर शरीर में प्रवेश कर गया तो आपको क्या दवाई देनी है। इसमें आपको 10 किलोग्राम पेनाकुर, जो मैंने ऊपर बताई थी ना पेनाकुर दवाई, इसमें खूनी दस्त में भी काम में ले सकते हैं, और इसमें जो फित्ताकृमि वाला है इसमें भी आप प्रवेश कर सकते हैं। 10 ग्राम, मात्र 10 ग्राम पेनाकुर 1 किलो पानी के अंदर, ठीक है ना, 1 केजी प्रति केजी। तो आप पानी के 2 हिस्से करके दवाई के भी 2 हिस्से कर लो, पानी को आधा करके दवाई का भी आधा कर लो, जितना आपको चाहिए उतने अनुसार आप मिक्स करके घोले बकरी को दे सकते हैं। इसमें क्या है कि मिंगनी के टुकड़ों के साथ फित्ताकृमि के टुकड़े भी बाहर आते रहते हैं, जिससे अन्य बकरियों में भी इन्फेक्शन फैल जाता है, और बकरी है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती रहती है, हड्डियाँ दिखने लग जाती हैं, कमज़ोर होते होते वो बकरी है वो बिल्कुल एकदम कमज़ोर दिखती है। कुछ भी खिला दो उसको वो मतलब मोटी ताजी नहीं हो रही है, तो फित्ताकृमि उसके शरीर में प्रवेश कर गया है। समय समय पर जो कृमिहारी दवाई है, अपने बोलते हैं ना, ये तो ऐसे बोलते हैं कि जो कीड़ों की दवाई पिला रहे हैं, तो कीड़ों में और क्या होता है, यही चीज़ें तो शरीर में प्रवेश करती हैं, कीड़े लगभग यही चीज़ें शरीर में प्रवेश करती हैं। और 6 महीने से हमें 3 जो माह से ऊपर का जो पशु है, बकरी है, उसको हम ये दवाई उसकी उम्र के अनुसार अगर देते रहते हैं तो डीवार्मिंग बोलते हैं जिसको, वर्म जो कीड़े मकोड़े शरीर के अंदर प्रवेश कर गए हैं उनको खत्म करने के लिए डीवार्मिंग किया जाता है। डीवार्मिंग की यानी कीड़ानाशी दवाई है वो दी जाती है उनको। और वो मैंने पहले बार में अभी बता दिया आपको, अल्बेंडाजोल, फेनमेंडाजोल और हाईटेक दवाई, वो कल के वीडियो मैंने आपको बताया था कौन कौन सी दवाई होती है डीवार्मिंग के लिए, कीड़ों के लिए, ठीक है। तो अपने इतना ही बात करेंगे। अब ये तो आ गया अपना बाह्य अंतःपरजीवी जो शरीर के अंदर रहकर बकरियों को नुकसान पहुंचाते, ये सब अंतःपरजीवी हैं। कौन कौन से, फित्ताकृमि, गोलकृमि, हिमंक्स और कोक्सीडिया, ये सब अंतःपरजीवी शरीर के अंदर जाके आंतों में चिपक के पशु को नुकसान पहुंचाते हैं। अब आते हैं बाह्य परजीवियों पर। जूं, चिचड़, ये बाह्य परजीवी हैं, ठीक है ना। जोंक, जूं, चिचड़, ये भी पशुओं को मोटा नहीं होने देते हैं, ऊपर से खून चूसते रहते हैं, और ये बाहर रहकर पशुओं के ऊपर ये अपना जीवन यापन करते हैं, परजीवी, ठीक है। परजीवी पौधों में भी परजीवी होते हैं, जैसे अमरबेल है ना, अमरबेल है वो दूसरे पौधे पर चढ़ के उनका रस है वो, उनका पोषण है वो शोषण करती रहती है और वो खुद प्रफुल्लित होती रहती है। तो पौधों में भी होता है, अपने अंदर भी, अपने भी बाह्य परजीवी, अपने भी जोंक वगैरह शरीर में, अपने बाड़ों में जुएं, जिनको जुएं बोलते हैं, वो जुएं, ढेरे, तो अपने बाहर भी शरीर के ऊपर भी बाह्य परजीवी रहते हैं, साफ सफाई नहीं रखते हैं तो। और ऐसे ही पशुओं में भी जूं, चिचड़, जोंक का ये पशुओं में भी नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, इनका इलाज क्या है, कैसे पहचानोगे कि इसके जूं चिचड़ है? देख भी सकते हैं, बाहर से लगे हुए तो वो देख लेंगे अपने, उनका इलाज कैसे करना और वो क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं वो हम अब इस वीडियो में बात करते हैं। बाह्य परजीवियों की, जूं, चिचड़ और किलनियाँ, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं पशुओं को, और इनको अपने घर पर भी, इन सब का ट्रीटमेंट अपने घर पर कर सकते हैं। बहुत आसान है, देसी तरीका भी बताऊंगा आपको और दवाइयाँ भी बताऊंगा कि कौन सी दवाई से क्या करना चाहिए, जुएं, चिचड़ सब खत्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा
बाह्य परजीवी में जैसे ये सब क्या है कि खून चूसते रहते हैं शरीर का, जो पशु है उसके शरीर का त्वचा को प्रभावित करते हैं, उनका खून है वो चूसते रहते हैं। जुएं, चिच्चड़ और किलनियाँ, ये सब खून चूसते रहते। जूं से भी खतरनाक किलनी होती है, किलनियाँ, जो क्या है कि ज़मीन पर हजारों की संख्या में अंडे देती हैं और एक पशु से दूसरे पशु में भी शरीर पर चढ़ जाती हैं किलनियाँ। अब आपके वहाँ और कुछ नाम बोलते हैं, जूं, चिच्चड़ और किलनियाँ। आप इन तीन चीज़ें ही इनके शरीर पर, पशुओं के शरीर पर नुकसान पहुँचाती हैं ज़्यादातर। जूं, चिच्चड़ तो सब जानते हैं, किलनियाँ बहुत कम जगह होती हैं, तो ये सब जगह नहीं होती। अगर आपकी होती है तो आप इसका नाम जानते होंगे, ठीक है। प्रभावी अंग कहाँ कहाँ प्रभाव डालती हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रभाव ये डालती हैं त्वचा पर, और त्वचा के ऊपर डालती हैं, जिससे त्वचा की अपनी रूखी सूखी हो जाती है पूरी। जैसे वो होता है ना, जैसे खोरा बोलते हैं, चमड़ी थोड़ा वाइट वाइट कलर के उसके ऊपर धब्बे से पड़ जाते हैं और त्वचा वो उतरनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और बाल गिरना, क्योंकि पशु आपको पता है खाज होगी, खुजली होगी, तो पशु है वो अपने शरीर को खम्भे से, दीवार से रगड़ता रहेगा, जिससे उसके बाल हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा बाड़े में बहुत जगह बाल गिरे हुए मिलेंगे आपको, क्योंकि पशु वो खुजली करता रहता है सब जगह, तो उसके बाल गिरेंगे। त्वचा वैसे ही कमज़ोर है, खून चूसते रहते हैं ये सब। और पशु है वो सुस्त रहता है, यानी जैसी चहचाहटी दिखनी चाहिए वैसी उसके पशु के शरीर पर नहीं दिखती है। बकरी है वो कमज़ोर हो जाती है और एनीमिया रोग हो जाता है, खून की कमी आ जाती है शरीर में, क्योंकि खून तो ये चूसते रहते हैं शरीर के ऊपर, पशु को मोटा होने ही नहीं देते जूं, चिच्चड़, ठीक है। अब मैं इसके आपको बताऊंगा। अब खाज खुजली है, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लाल लाल दाने हो जाएंगे शरीर पर, जैसे पशु खाज करेगा लाल दाने हो जाएंगे। खम्भे दीवार पर ये रगड़ता रहता है और शरीर है वो घायल कर लेगा, यानी ब्लड निकल आएगा वो वहाँ से खाज खुजली करते करते, क्योंकि उसके हाथ पैर हैं वो तो पहुँचते नहीं, अपने तो हाथ से कर लेते हैं, वो तो दूसरे किसी वस्तु का सहारा लेके ही खाज खुजली करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी अंग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा तो मैंने बता दिया, लेकिन त्वचा तो पूरे शरीर पर होती है, सभी त्वचा पर नहीं होता। ज़्यादातर ये क्या है कि पेट के ऊपर, दोनों जांघों, यानी कि आगे पीछे दोनों तरफ है, जो पैरों के बीच में जगह होती है वो मध्य भाग पेट के ऊपर और मध्य भाग नीचे की तरफ, ठीक है। कान और पूंछ, ये अंग ऐसे हैं पशु के जो सबसे ज़्यादा इनके द्वारा प्रभावित, क्यों ये सेफ पॉइंट है। यहाँ पर त्वचा थोड़ी मुलायम होती है और ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने की वजह से इनको छिपने भी वहाँ बालों में आसानी होती है, ठीक है। तो अब क्या है कि इसका इलाज क्या है भाई, इसका देसी इलाज भी बताऊंगा आपको मैं, और जो दवाइयाँ हैं वो भी बताऊंगा। देसी इलाज में देखो मैंने बीच में लिख रखा है, सबसे पहले देसी इलाज में आप क्या कर सकते हैं, वर्ष में एक बार अपने फार्म की मिट्टी चेंज करें। मिट्टी चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, आप नीम का धुआं भी कर सकते हैं। लगभग इंडिया में नीम है वो खड़ा रहता है, तो उसके आप पत्ते सुखा कर रख लें और उससे आप उसकी धुआं करके बाड़े में दूर से, और ध्यान रखना ऊपर कुछ जल न जाए, धुआं दूर से करना है, हवा की तरफ रख देना। आप पास खड़े रहना जब तक धुआं करो, थोड़ा साइड में खड़े रहना, निगरानी में धुआं करना है, ठीक है ना। धुआं कर सकते हो नीम के पत्तों का। जो भुजा हुआ चूना होता है, जिसको कड़ी बोलते हैं, भुजा हुआ चूना, उसका छिड़काव ज़मीन पर कर सकते हो आप। तो भुजे चूने से छिड़काव करने से एक तो आपके फार्म में बदबू नहीं आएगी, दूसरी छोटे मोटे कोई कीटाणु होंगे ज़मीन में वो भी खत्म हो जाएंगे। तो चूने का छिड़काव आप महीने में एक बार चूने का छिड़काव कर दें, काफ़ी सस्ता आता है भुजा हुआ चूना, तो आप उसका छिड़काव कर दें। दीवारों पर ये पैराथियन दवाई आती है, उसका छिड़काव भी आप दीवारों पर कर सकते हैं, जिससे बदबू, कीटाणु वगैरह वो सब खत्म हो जाएंगे। ये तो था देसी इलाज। अब इसका अपने अंग्रेजी इलाज कैसे करेंगे, इसमें 2-3 दवाई हैं, जिसको ये बोलते हैं डिपिंग, बोलते हैं डिपिंग, यानी पशुओं को नहलाना। आप साल में 2 या 3 बार, कम से कम 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आप पशुओं को नहला सकते हैं। लेकिन नहलाने में बहुत ज़्यादा सावधानियाँ रखनी है, कैसे पशु को नहलाना है, कैसे नहीं नहलाना, और कौन सी दवाई यूज़ लेनी है, कितनी काम में लेनी है, वो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। ये 0.2% आप साइथियन दवाई आती है, ये काम में ले सकते हैं। एक आती है 0.2% मेलाथियन दवाई आती है, मेलाथियन, ये भी आप काम में ले सकते हैं। इसके अलावा 1 मिलीग्राम प्रति 5 किलो पानी के अंदर आप साइपरमेथेन या पोर आमर दवाई ये आती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, दवाइयों का आपको पता चल जाएगा, ये दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ आप काम में ले सकते हैं। लेकिन सावधानी आपको क्या क्या रखनी है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, नहलाने से पहले पशु को दबाकर फुल पानी पिलाना है, क्योंकि वो प्यास लगी होगी उनको, तो ये दवाई वाला पानी वो पी जाएंगे, तो नुकसान आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है इससे। तो पानी से उनको फुल पानी पिला दे पशुओं को, उनकी प्यास न रहे बिल्कुल नहलाते वक्त, ठीक है ना। न तो वर्षा के मौसम में नहलाना है और न ठंडे मौसम में, इन 2 मौसम का ध्यान रखना है, इसमें आपको पशुओं को नहीं नहलाना है।
नहलाने वाले दिन आप देख लेना कि जिस समय आप पशुओं को नहलाते हैं वो दिन सूखा होना चाहिए, यानी बिल्कुल मौसम साफ हो और सूरज निकला हुआ हो, ठीक है ना, नमी वाला दिन ना हो। और सुबह के समय नहलाने आप, ठीक है ना, सुबह सूरज निकलते ही आप नहला दें ताकि वो समय पर सूख के आराम से फ्री हो जाएं। तीसरी बात है, कमज़ोर व अस्वस्थ पशु को आपको नहीं नहलाना है, ठीक है ना। जो पशु कमज़ोर है और बीमार है उसको नहीं नहलाना है आपको, ठीक है ना, स्पेशल ध्यान रखना है। शरीर पर अगर घाव हो पशु के तो उसको भी नहीं नहलाना आपको, ठीक है ना। पहले चेक कर लेना कौन से पशु के शरीर पर घाव है, उनका पहले घावों का उपचार करो, उसके बाद उसको नहलाना है, ठीक है। कमज़ोर, बीमार, पानी की कमी वाले जगह की बजाय आप एक ऐसी जगह नहलाएं जहाँ पर पानी की अच्छी व्यवस्था हो। कमज़ोर पशु, बीमार पशु उस जगह न हो, उस साइड में ले जाके आप नहलाएं। फार्म के अंदर ही मत नहला देना जहाँ आप पशुओं को रखते हैं, क्यों जूं चिचड़ सब ज़मीन में चले जाएंगे, फिर आपका वो मरेंगे नहीं। अलग से आप ले जाके उनको नहलाओ ताकि वहीं वो ख़त्म हो जाएं बाहर ला के। दवा का घोल बाल्टी में डाल के और आप क्या कि उनके जैसे कंधे से लगा के और पीठ तक उस पर वो दवा का घोल डाल के फिर पानी का पाइप से आप नहला दो। दवा का अलग घोल बना लो बाल्टी में, ठीक है, उसमें से एक मग्गा भरा और उसके कंधे से लगा के पीठ तक उस पर डाला और अच्छे तरह से रगड़ा और नहलाया पाइप से और दूर खड़ा कर दिया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको नहलाना है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको स्पेशल ध्यान रखनी है। जूं से ज़्यादा जो किलनी होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है, वो हज़ारों की संख्या में ज़मीन पर अंडे देती है और वो बच्चे निकल के उसके अन्य पशुओं में भी फैल जाते हैं। तो ये था अपना बीमारियों वाला चैप्टर। आज अपनी 5 क्लास हो चुकी हैं और लगभग बीमारी है वो अपने क्लियर हो चुकी हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक बार अलग हो जाता हूँ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप मेरी बताई हुई बातों को भी नोट कर सकते हैं। बहुत काम की चीज़ें मैंने इन 5 क्लासों में बताई हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दिखाते हैं आपको। 1-2 क्लिप किसान भाइयों ने भेजी है हमको बकरियों की, तो वो आपको दिखाते हैं। कोई फोटोएं हैं तो वो आपको लास्ट वीडियो में, आप पूरा वीडियो देखा करो, लास्ट में हम आपके द्वारा भेजी हुई फोटोओं को भी शामिल करते हैं इस वीडियो में ताकि सभी लोग देख सकें, आपकी जो पशु हैं या आपका शेड है वो सभी लोग देख सकें। तो कल अपने बात बताएंगे अपने एक तो हरे चारे के बारे में, फोडर, हरा चारा, दूसरा 4-5 टीकाकरण है, PPR वगैरह, ये टीकाकरण के बारे में, और प्लस शेड के बारे में। शेड के बारे में मतलब शेड आपको कैसे बनाना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, कल वो बता देंगे। और परसों आपको फिर एक क्वेश्चन आंसर रखेंगे। आप जितनी भी क्वेश्चन योजना से जुड़ा हुआ प्लस बकरी फार्म से जुड़ा हुआ, बकरी पालन से जुड़ा हुआ, अपनी ट्रेनिंग जितनी की है, इस ट्रेनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको पहले भेजने होंगे। तो उन क्वेश्चनों को क्या है कि मैं वीडियो में शामिल कर सकूं, ठीक है। और एक जो परसों वीडियो बनाएंगे आपकी क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाएंगे। आप इस वीडियो के नीचे, इस वीडियो में नीचे कमेंट में आपने क्वेश्चन लिखे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें शामिल करने की कोशिश करूंगा परसों वाले वीडियो में, और आपका नाम और स्टेट का नाम भी बताऊंगा और आपने ये सवाल पूछा है और आपका जवाब भी दूंगा मैं, ठीक है। तो आज वाली वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है और अपने क्वेश्चन भी कोई है पूछना है। थैंक यू, धन्यवाद। जो भी आप कहना चाहते हो कमेंट में कहें, परसों इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।